Hello everyone, good morning, welcome to the Aspirants channel। आज हम लोग बात करेंगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, ठीक, चलो। देखो, भारत में ना एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप सभी को पता है, जहाँ पे हमेशा एक मन में ख्याल आते रहता है कि क्यों ना जो वोटर्स हैं उन्हें हम इन्फ्लुएंस कर दें। उस इन्फ्लुएंस के प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनको जो मन करता है वो प्रॉमिस कर देते हैं, है ना। अभी रिसेंटली आपने बहुत बार न्यूज़ सुना होगा कि यार इस पॉलिटिकल पार्टी के इस लीडर ने ये सारी बातें कर दी, है ना। वो मशीन बना देंगे जहाँ से पैसा छापे जाएंगे। और रेवड़ी कल्चर आपको ही पता है कि अभी कैसे पूरे भारत में रेवड़ी कल्चर चला आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, एक आपको अगर समझ में आए कि अगर भारत में कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाए, कोई या सरकार भी हो, अगर वो वोटर को खुश करना चाहती है तो उनको जो मन में आता है उतना पैसा वो रिलीज करते जाएंगे। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो आनी चाहिए ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, एक लिमिट तो सेट करना पड़ेगा, एक लाइन तो सेट करना पड़ेगा ना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ भारत में कई बार ऐसे तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कई बार भारत की जो फिस्कल सिचुएशन है भारत सरकार की, वो बहुत बद से बदतर हुई है। 2000 का साल, जब भारत की जो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट है वो जीडीपी का 6% हो गया। जस्ट इमेजिन, बहुत एक खराब कंडीशन हो चुका था। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में हमने बोला कि हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो सारी सरकारों पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आज की सरकार हो या आने वाली सरकारें हैं। उन सभी को ये बात मानना ही पड़ेगा कि वो जब पावर में आएंगी तो जो पैसा होगा वो अंधाधुन उसको खर्चा नहीं करेंगी। एक अकाउंटेबिलिटी वहां पे सेट किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक कमिटी का फॉर्मेशन किया गया। डॉक्टर ई एस शर्मा उस कमिटी के चेयरमैन थे। अब ये जो डॉक्टर ई एस शर्मा कमिटी बनी, इसने अपना एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन दिया भारत में इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये टर्म्स लास्ट की क्लासेस में मैंने समझाया, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हमने कानून बनाया। और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एफ आर बी एम एक्ट 2003 लॉन्च किया, इनैक्ट किया, जिसे हमने 2004 में बेसिकली स्टार्ट किया। ठीक है, ओके। तो अब इस एफ आर बी एम एक्ट का जो मेन मकसद है वो क्या है? देखो, इस एफ आर बी एम एक्ट 2003 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला है इंटरजेनरेशनल इक्विटी इंश्योर करना। ये क्या है? मतलब मान लो कि अगर आप आज 2001 का बात करोगे, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो क्या हो गया। कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसमें, काम कर नहीं रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग आज ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा एफ आर बी एम को डील करते। तो पहला हमारा मेन मकसद क्या है कि इंटर जनरेशनल इक्विटी इंश्योर करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर लोन आज आप लोगे, आपने इतना खर्चा कर दिया है कि अगर आपको बैलेंस शीट को मेंटेन करना है तो आपको आज लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो लोन का रिपेमेंट है वो आपको तो फ्यूचर में करना है। सही बात है। तो जब फ्यूचर में करोगे तो उस फ्यूचर में जो लोन का रिपेमेंट है वो आप कैसे करोगे? फ्यूचर में टैक्स बढ़ाओगे। तो फ्यूचर में टैक्स बढ़ाओगे वो किन पे बढ़ाओगे? उस जनरेशन पे आप बढ़ाओगे जिसने वो लोन तो लिया ही नहीं, जिसका लोन का बेनिफिट हुआ ही नहीं। आपने वो लोन पहले लिया और उस लोन का जो भी एक्सपेंडिचर था आपने पहले किया, लेकिन आज पेमेंट कौन करेगा? वो जनरेशन करेगी जो बाद में आने वाली है। यानी कि ये तो अनफेयर हो गया ना। तो इसलिए हमने बोला कि इंटर जनरेशनल, दो जनरेशन के बीच में इक्वालिटी लाइए, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा, हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए, पब्लिक डेब्ट कंट्रोल में हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में हो जाए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने करी।
तो इसके कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या क्या है उसको देखते हैं, ये एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहली बात तो ये है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। अपने जो फिजिकल डिफिसिट है जीडीपी का 3% से आप ज्यादा नहीं कर सकते, पहला, ठीक है। दूसरा, जो गवर्नमेंट डेट है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों का डेट मिला के जीडीपी का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज है, मैंने लास्ट की क्लासेस में आपको समझाया है कि फिजिकल डिफिसिट यानी कि डिफिसिट और डेट में क्या अंतर होता है। तो डिफिसिट 3% होना चाहिए और जो आपका गवर्नमेंट डेट है वो 60% जनरल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना अकेले कितना वो डेट कर सकती है, तो वो 40% के आसपास, यानी कि 40% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% का ये एक बेंचमार्क दिया गया उनको, ठीक है। ठीक, उसके बाद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी बोला गया है कि अगर आपने जो फिजिकल डिफिसिट किया है वो हर साल आपको निकालना पड़ेगा। आपको हर साल एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि फिजिकल डिफिसिट आपका क्या है, आप कितना रिड्यूस करना चाहते हैं। ये हमने आप पे एक ऑब्लिगेशन डाल के रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोविड का ही सिचुएशन आया, तो ऐसे नेशनल कैलेमिटीज आ गए, या फिर कभी एग्रीकल्चर अच्छा हुआ नहीं, कभी वॉर की सिचुएशन आ गई, नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है। तो जब ऐसे सिचुएशन आते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, तो वहां पे हम सरकारों को बोलते हैं हम इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, यानी कि हम आपको स्केप करते हैं, आपको बोलते हैं आप स्केप कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन काफी अनपैरेलल है, अनप्रेसिडेंटेड है और काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी। तो ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं स्केप क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो नहीं करेगी। जैसे हमने पढ़ा फिजिकल डिफिसिट में जो आपका डिफिसिट होता है उसको बोरो करके ही आप उसको हटाते हो, तो वो डिफिसिट फाइनेंसिंग कहलाती है। तो यहाँ पे इस एफआरबीएम एक्ट के तहत ये बोला गया, आप आरबीआई से जब आपको पैसा लेना होगा तो आप अपने फिजिकल डिफिसिट को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं बोरो करोगे। आपके पास कोई टेम्पररी दिक्कत आई है, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गया ना, एक साल में आपने इतना खर्च किया, इतना चीजें की, और एक साल के बाद जो आपको चीजें आई वो आपके पास जो डिफिसिट है उसको आपको कम करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो आप आरबीआई से नहीं करोगे, ठीक है। तो आरबीआई से आप कैसे करोगे? आरबीआई से आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपको आरबीआई से लोन लेना भी है तो बस टेम्पररी चीजों को करने के लिए लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ समय के लिए वहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, टेम्पररी पीरियड के लिए मिसमैनेजमेंट हुआ है, तभी आप आरबीआई से लोन ले सकते हो। और वो भी कौन से तरीके से, अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वे ऑफ एडवांसेस के थ्रू। ये इसके 90 डेज के अंदर आपको ये देना भी पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था लास्ट की क्लासेस में, है ना? ठीक है, तो यानी कि सिंपल से समझ में आ रहा है, एक एस्केप क्लॉज हो गया, एक वे ऑफ एडवांसेस हो गया। वे ऑफ एडवांस क्या है? एक ऐसा तरीका है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश मिसमैनेजमेंट को करने के लिए आरबीआई से बोरो करती है। लेकिन क्या आरबीआई फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है? नहीं, नहीं दे सकती, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि हमने बोला कि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, कि आप कितना ट्रांसपेरेंट हो। हमने ये तो ऑब्लिगेशंस आपको दे दिए, लेकिन आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो कैसे बताओगे? तो इसको देखने के लिए हमने सरकार को इसी एक्ट के तहत कुछ बोला है कि पहली बात तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, ठीक है, तो आपको जितना हो सकता है वो सिक्रेसी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में बोल रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपको सब चीज दिखानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जब आप बजट पेश करोगे वहां पे बजट के साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बजट के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, इस एक्ट के थ्रू ये मैंडेट दिया गया कि आपके पास और भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए आपको और भी सारे डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। वो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किए जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वी विल सी इन दी लाइक अभी आगे वाली क्लास में, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हाफ ईयरली बेसिस पे हमारे रिसिप्ट्स में क्या ट्रेंड रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड्स रहे हैं बजट्स के रिगार्डिंग, उन सभी की जो रिपोर्ट है वो भी पार्लियामेंट में अपने
बिहाफ में वो प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, हो गया। चलो उसके बाद अगर इसी एक्ट के मतलब एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अलावा आप अगर अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, तो वो जो टारगेट होगा या जो आप सेट करोगे टारगेट कितना डेविएशन हो गया, आप बढ़ा लिए अपने मन से, वो नहीं कर सकते बिना पार्लियामेंट के परमिशन की। यानी कि इफ यू वांट टू अमेंड, इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन द टारगेट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, आपको वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा और अमेंडमेंट के लिए आपको पार्लियामेंट की वहां पे नीड पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। साथ ही साथ और क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को ये बोल सकता है कि हमारे जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस है ना, उन सभी को आप भी रिव्यू कर लीजिए, पीरियोडिकली कर लीजिए। ठीक है, और रिव्यू के बाद आप उसे पार्लियामेंट में पेश कर दीजिए। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है एक ही चीज के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको मैनेज करने के लिए ही किया जा रहा है। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीबीआई है कि कौन कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बजट के साथ पेश नहीं किए जाते हैं। तो इस जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं तो सी इज मैंडेटेड, सी इज ऑब्लाइज्ड टू आल्सो प्रेजेंट दीज 3 डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द बजट। कौन सा? एक है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। पहला क्या है? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। दूसरा क्या है हमारे पास कि आप कैसे टैकल करने वाले हो, आपकी जो पॉलिसी है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। यह है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है? एक बड़ा फ्रेमवर्क, आप क्या करने वाले हो मैक्रो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, और एक है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है, साथ ही आपको ये करना पड़ेगा। यानी कि 4 आपको स्टेटमेंट है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया था, 4 डॉक्यूमेंट है। पहला मीडियम टर्म्स आपको फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और चौथा क्या है? मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पेश मतलब वहां पे पेश करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सेंटर के जैसा हर स्टेट के पास भी अपनी एक फिस्कल डेफिसिट लिमिट की टारगेट सेट करी गई है उनके ही स्टेट वाले लॉ में। लेकिन अभी हमने बोला एक क्लॉज है, एस्केप क्लॉज है। अब एस्केप क्लॉज का यूज किया गया, आपने भी देखा है, भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, जब कोविड की सिचुएशन आई और वो एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा था, जब पूरे विश्व के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो वहां पे हर चीजों को फ्लेक्सिबल करने के लिए हमने चेंजेस करने की कोशिश करी। तो कोविड-19 क्राइसिस के टाइम भारत में जो खर्चे थे, क्योंकि लोग डिमांड कर नहीं रहे थे और उस केस में भारत के सरकार को बहुत पैसा एक्सपेंडिचर करना था, तो ऑब्वियस सी बात ही वहां पर डेफिसिट बहुत बढ़ने वाला था, चाहे वो डेट हो या डेफिसिट हो। तो हमारे जो टारगेट थे, उस टारगेट से हमने अपने डेफिसिट को तो मतलब ऑब्वियस सी बात है डेविएट किया, और जिसके लिए हमें एफआरबीएम एक्ट को मतलब अमेंड करना होता है। क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि अगर आपको वहां पर टारगेट अमेंड करना है, टारगेट को डेविएट कर रहे हो और वहां पर चेंजेस करने हैं, तो यू हैड टू यू शुड हैव अमेंडेड दिस एक्ट। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में बोला, वही स्टेटमेंट ऑन द फिस्कल पॉलिसी बजट में, कि यार देखो, जब भारत की जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग तो है, लेकिन ये भारत की सरकार के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए, उसके सिचुएशन को डील करने के लिए उसकी जो फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी हो वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। इसलिए हम एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता है कि अबे इसमें अमेंडमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, ये एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और हमें खुले हाथ चाहिए, हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने फिर भी ये कहा उसी स्टेटमेंट में कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहेंगे, हम 2025-26 तक हमारी जो जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% टारगेट करना, ये अचीव करना चाहेंगे। ठीक है, चलो ये है एफआरबीएम एक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, और तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।